हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो क्या क्या घटनाएं आपको दे रखी हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो पहले आपका आता है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद आपका आएगा भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, और उसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ आपके, गांधी इरविन समझौता हुआ आपके 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह को फांसी। भगत सिंह को फांसी कब हुई आपकी, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ, ये हुआ आपके 29 से 31 मार्च 1931 को। 1931 मार्च 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन आपका पूर्णतः निष्फल हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो कौन कौन है जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या मौलाना आजाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और आपकी मदन मोहन मालवीय। इन तीनों ने आपके हिस्सा लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ओके। 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 से आपकी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण है, गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु कारण जो है, कारण आर, ये आपका सही है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति बनी थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कथन गलत है, कारण आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या आपके तेज बहादुर स्प्रू ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसका प्रतिनिधित्व किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपके जो प्रतिनिधित्व किया था वो आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपके? 12 नवंबर 1930 से आपकी 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। फिर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपके? 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ आपके लंदन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशायी कर दिया। कारण है उसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन भी सही है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशायी कर दिया, और आपका कारण भी सही है, उसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट आपका समाजवाद में सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ना तो आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है। मई 1934 पटना कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीति एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू इस दल में आपके कभी भी शामिल नहीं हुए, तो इसलिए आपके दोनों ही कथन गलत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कौन था आपके कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता? एमएन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताणु पिल्ले या आपके आचार्य नरेंद्र देव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस समाजवादी दल, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आपकी 1934 में। इसके मुख्य संस्थापक कौन थे? इसके मुख्य संस्थापक थे आपके आचार्य नरेंद्र देव और आपके जयप्रकाश नारायण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या आपके कलकत्ता अधिवेशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी त्रिपुरी अधिवेशन।
वर्ष 1938 के कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने और दूसरी बार आपके बने थे त्रिपुरी में 1939 में 1939 में पहली बार हरिपुरा 1938 में बने थे, दूसरी बार त्रिपुरी में 1939 में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन की सक्रिय सहयोग, तटस्थीय या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग किया। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। और द्वितीय विश्व युद्ध आपके प्रारंभ कब हुआ? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की स्पष्ट व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है पर आर असत्य है। ए यहाँ पर आपका आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही असत्य हैं। कथन भी गलत है और आपका कारण भी गलत है। कथन भी गलत है आपका और कारण भी गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। तो इसलिए आपके दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, या आपकी लॉर्ड मोंटेग्यू ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यालय कितना था? लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यालय था आपके 1936 से 43, और ये भारत में आपके सबसे लंबा कार्यकाल था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? आपके साबरमती, कलकत्ता, बंबई या मद्रास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बंबई से। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक गलमत टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। कथन है आपका,
भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण है आपका, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक स्पष्ट व्याख्या है। ए और आर दोनों असत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आपका आर सत्य है परंतु ए असत्य है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है और कारण सही व्याख्या करता है कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईएन मानसिक पुत्र था। आईएन किसका मानसिक पुत्र था? ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का या मेजर आई वाची फूजीवारा का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फूजीवारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, सीआर दास, आगा खां या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सीआर दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। पहला आपका शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले आपके ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हुआ, उसके बाद आपका शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन की घोषणा और उसके बाद आपके अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब आपके कैबिनेट मिशन भारत आया उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरोजनी नायडू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनको कैबिनेट मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सितंबर 1946। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो कौन सी योजना है जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कथन भी सही है। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। और आपका कारण भी सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। और जो कारण है ये सही व्याख्या करता है आपके कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी या एम एस सुब्बुलक्ष्मी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुचेता कृपलानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुचेता कृपलानी ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, किसने की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या आपके वायसराय ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ने की थी। किसने की थी? आपके माउंट बेटन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या आपके सरदार पटेल? तो 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? वो थे आपके जेबी कृपलानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। और इनके इस्तीफा देने के बाद आपके जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये अध्यक्ष बन गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आर सी मजूमदार या पीई रॉबर्ट्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर कोपलैंड। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा था भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, फिट का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1833 का अधिनियम? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किसके निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश के विधि न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1776 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीगर, ली मेस्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना आपके कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुई?
रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 1858 के भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी थी अच्छी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।